हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज को। सीरीज का नाम है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। इससे पूर्व भी आप सभी के सामने 3 से 4 लेक्चर दिए जा चुके हैं जिसपे डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। देखते हैं आज हमारे पास प्रश्न क्या आ रहा है। और स्वराज आइज के इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपका अपना क्रांति सर यहाँ जो आपको पंचायती राज संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं या लेकर आ ही रहा हूं, वो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप एडीओ एग्जाम को अगर लक्ष्य बना रखे हैं या फिर एडीआई जो एग्जाम आने वाला है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री जिसकी बात चल रही है, वहां पर और कोई भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। अब यहाँ पे 4 विकल्प: परामर्शदात्री निकाय, बी कह रहा है प्रशासनिक प्राधिकरण, सी परामर्शीय समिति, और डी पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते ही हैं कि पंचायत आपका 3 स्तर पर कार्य करता है: ग्रामीण स्तर पर या ग्राम स्तर आप बोलिए, फिर ब्लॉक या खंड स्तर पर, और जिला स्तर पर। तो जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है उसका मुख्य कार्य प्रशासनिक प्राधिकरण से संबंधित है। इसलिए जो इसका आंसर आएगा बी फॉर बॉल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रश्न है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। मतलब कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के निलंबन के पश्चात की स्थितियों को लेकर के यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। और कह रहा है कि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बी कह रहा है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। भाई अध्यक्ष बन जाएगा तो हाँ, अध्यक्ष कैसे बनेगा, निलंबित हुआ है ना। हाँ, तो निलंबन मतलब कि बाद में उन्हें बुलाया जा सकता है। तृतीय कह रहा है अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। रिक्त तो नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि अगर रिक्त रहेगा तो कार्य कैसे सुचारू रूप से होगा। वैसे बी भी आपका रॉन्ग हो गया। ये बोल रहा है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब देखो यहाँ पे उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष की बात चल रही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डी स्टेटमेंट हमारे पास 100% एक्यूरेसी के साथ कहता है कि सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। स्थानापन्न अध्यक्ष मतलब होता है जिसे इंग्लिश में आप कहते हो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। अब आंसर तो हमारा डी फॉर डॉग आ गया, लेकिन इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी मान लीजिए कोई जिला पंचायत है और जिला पंचायत के अध्यक्ष का निलंबन कर दिया गया है, वो निलंबित हो चुके हैं, ठीक। अब ऐसी स्थिति में कार्य तो होना अति आवश्यक होता है, आप कार्य को तो रोक नहीं सकते। तब क्या किया जाएगा कि जो जिला पंचायत के वहां पर जो सचिव रहेंगे, और सचिव या फिर जो मुख्य अधिकारी के तौर पर कार्यकारी अधिकारी जो हमें दिखाई देगा, क्या कहा मैंने, सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अभी इनका दायित्व होगा। इनका यह दायित्व होता है कि अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो चुका है तो विद इन 15 डेज, 15 दिनों के भीतर यह एक सत्र को आहूत करेगा। और सत्र को आहूत करने के बाद इसी जिला पंचायत के जो संबंधित सदस्य हैं उनके बीच से एक अध्यक्ष, जिसे हम स्थानापन्न अध्यक्ष या सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट की बात कही जाती है, उनका यहाँ पर एक तरीके से सदस्यों के माध्यम से निर्वाचन किया जाएगा। और ये जो सदस्यों के माध्यम से चुना जाएगा स्थानापन्न अध्यक्ष, अब ये उस अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करेगा जो कि यहाँ पे निलंबित हो चुका है। तो कब तक काम करेगा? ये काम तब तक करेगा जब तक कि वो जो निलंबित अध्यक्ष है वो पुनः नहीं आ जाते। इसलिए कहा जाता है कि जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक का सभी दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? स्थानापन्न अध्यक्ष, सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट, जो किनके द्वारा चुना गया है? ये चुने गए हैं संबंधित सदस्यों के द्वारा। किसने इस सत्र को आहूत किया? तो सचिव या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस जिला पंचायत के। कितने दिनों में? 15 दिनों के भीतर ये कार्य करना होगा। अब इसके लिए आपके पास प्रावधान कहाँ पर है? अगर हम प्रावधानों की बात करें तो आप
जैसे कि अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में आपको धारा 39 में ये बात कही गई है, याद रखना, धारा 39, जिसमें आपको ये सभी डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैध क्या नहीं है, देखिए जो वर्ड बोला है वो महत्वपूर्ण है, वैध क्या नहीं है बोला है। अब चार विकल्प हैं, पढ़ते चलते हैं। पहला बोल रहा है एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात चल रहा है, पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, विधायक ये काम कर सकता है अपनी अनुपस्थिति में एक प्रतिनिधि के माध्यम से। दूसरा कह रहा है एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें बोला है कौन सा नहीं आएगा, नहीं। तो भाई ए भी आप कैंसिल करो, बी भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये देखते हैं, एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन वैध नहीं है, हमें वो चुनना है। तो डी फॉर डॉग आपका आंसर आ ही गया। फिलहाल इस ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, अपने पति को। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये वैध नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। अभी क्या प्रावधान करता है, तो विकल्प आपके सामने चार दिखाई दे रहे हैं। पहला बोल रहा है पहली बार पंचायती राज का। भाई पहली बार पंचायती राज की आप बात नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पहली बार पंचायती राज तो 73वां संविधान संशोधन से पूर्व की ही बात आपको दिखाई देती है। राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को ही आपको दिखाई दे रहा था पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। अब देख लीजिए, हाँ, संवैधानिक प्रावधान के लिए आप 73वां संविधान संशोधन की बात मान सकते हैं, 1992 में जो आया सामने हम सभी के। बी बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का। आगे देखते हैं फिर, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का। और डी कह रहे हैं पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। तो भाई ये एग्जैक्ट आंसर हमें दिखाई देता है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से, क्या कि पंचायत चुनाव जो होगा वो लोकसभा और आपके सामने जो विधानसभा के चुनाव के समकक्ष करने की बात करता है। अब बात करें हम इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्यों की, तो हमें यह पता चलता है कि अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में अगर आप जाते हैं, तो आपको वहां पे जानकारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग की। अब बात जब यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 243 के में जरूर कही गई है। लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि राज्य निर्वाचन अधिकारी फिर कौन है, तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता होगा। तो इसके माध्यम से आपको यह जानकारी होगी कि वहां पर ऐसा प्रावधान दिया गया है कि पंचायतों का जो चुनाव होगा, ध्यान दीजिएगा, पंचायतों का जो चुनाव होगा वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के समकक्ष बनाने की यहाँ पर बात कही जाती है। तो ये कुछ तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए सही नहीं है बोला है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं हम। अब चार विकल्प हम सभी के सामने। पहला विकल्प ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है,
भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। अब कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार। अब ये स्टेटमेंट तो पहली बार में ही रॉन्ग हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्थानीय शासन की बात करूं तो आपको पता ही है स्थानीय शासन को ही बढ़ावा देने के लिए उदाहरण के तौर पर हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था दिखाई दे रही है। आप अगर नगरों की अगर मैं बात कर दूं तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत दिखाई देता है। और पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर की अगर मैं बात करूं तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बेसिक यूनिट के तौर पर दिखाई देता है। फिर पंचायत आता है, फिर खंड लेवल मतलब कि ब्लॉक स्तर पर आपको दिखाई देता है, ऐसे ही जिला स्तर पर आपको दिखाई दे रहा है पंचायत व्यवस्था। तो भाई आपने बोला कि स्थानीय स्वशासन कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो गलत है, क्योंकि उनके पास तो अपनी शक्तियां दी गई है ताकि वो अपने कार्य स्वयं कर सके। जैसे कि पंचायतों की शक्तियों की अगर मैं बात कर दूं तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में दिया गया 29 विषय, इसके लिए वो अपना कार्य कर सकती है। और इसीलिए तो 73वां संविधान संशोधन जब लाया गया तो उन्हें एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर संवैधानिक प्रावधान देने के लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 का जो है वो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए। तो पहला विकल्प ही आपका क्या हो गया? गलत है, और हमको बोला ही है सही नहीं है चुनने। ठीक है, हमें किसकी बात कहा उसने? जो सही नहीं है आप उसे चुनिए। तो भाई ये तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और तो और अगर आप इससे संबंधित डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर आप जाते हो, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात कही गई है, तो अनुच्छेद 40 जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों से संबंधित है, वो भी हमारे पास एक बेस मिलता है कि वो स्थानीय शासन जो है स्वतंत्र इकाई के तौर पर कार्य करेगा। तो पहला ही आपका रॉन्ग हो गया, वही आंसर हो गया। बाकी बी और सी डी पढ़ लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो बिल्कुल बात सही है। फिर बोल रहा है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, बिल्कुल बात सही है। वित्त आयोग की यहाँ पे गठन की बात कही जाती है, आपको पता ही है ना। फिर स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, तभी तो हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग है, और उसके राज्य निर्वाचन अधिकारी का राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो भाई बी सी डी तो उसी से संबंधित है, ए बस संबंधित नहीं है, तो आंसर आपका ए फॉर एप्पल आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अगर पंचायत चुनाव करना है तो पंचायत चुनाव के लिए हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और राज्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अनुच्छेद 243 के दिखाई देता है। और फिर उस राज्य निर्वाचन आयोग के क्रियान्वयन के लिए उनके कार्यों का एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए, जो कि किसके द्वारा चुना जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। ये मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया हूं। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे माय डियर। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, प्रश्नों को देखिए। प्रश्न कह रहा है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, यहां देखना स्टेटमेंट, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मतलब कि एक्चुअल में ये कहना चाहता है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की बात कर रहा है बेटा। स्टेट इलेक्टोरल इलेक्टोरल ऑफिसर की बात चल रही है। ऑफिसर, ये याद रखना, इसकी बात चल रही है। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, राज्य के मुख्य चुनाव मतलब निर्वाचन अधिकारी की बात चल रही है। अधिकारी बोल रहा है भाई, आयुक्त नहीं बोला है। अगर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलता तो राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती। लेकिन यहाँ पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मतलब निर्वाचन अधिकारी, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की बात चल रही है।
और फिर वो कह रहा है कि इनको नियुक्त कौन करता है। अब देखो, राज्यपाल तो नहीं आएगा, वो तो निर्वाचन आयुक्त की करता है। और भारत के राष्ट्रपति इससे संबंधित नहीं है, उच्च न्यायालय संबंधित नहीं है, गृह मंत्री संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहना था, और वो ऑप्शन कौन करना था? ऑप्शन आता भारत का स्वयं, पूरे संपूर्ण भारत में संघीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता ही है हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन होते हैं तो भारत में ही भारतीय संविधान के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो भारतीय संविधान के अनुसार 243 के में तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात होती है। मगर संपूर्ण अगर देश की अगर बात करूं, तो हमारे यहाँ संघीय तौर पर भी इलेक्शन कमीशन है, आपको पता ही है, जो संपूर्ण भारत की बात करता है। तो हमारे यहाँ जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो राज्य स्तर पर निर्वाचन करवाने के लिए, मतलब अपने कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए स्टेट इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति करता है। ये आप याद रखोगे। या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, स्टेट मुख्य बोल रहा है तो यहाँ चीफ आ जाएगा, चीफ। चीफ स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो क्वेश्चन जब आया था तो लैप्स कर दिया गया था। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? भारत का निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा करवाया जाता है, ये याद रखोगे आप, निर्वाचन आयोग के द्वारा। दिस इज द आंसर माय डियर, ये आप याद रखोगे, है ना। वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो प्रश्न है वो लैप्स कर दिया गया था जब ये पूछा गया था वर्ष 2021 में। मध्य प्रदेश के पीएससी में ये प्रश्न आया था, लैप्स हो गया था। तो लैप्स होने का कारण अब आपको पता ही चल गया कि ऑप्शन में ही हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए हम अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। अब यहाँ पर आपके पास चार विकल्प हैं। पहला बोल रहा है मतदान स्थगित हो जाएगा, दूसरा कह रहा है मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ये अधूरी बात है। क्यों अधूरी बात है? क्योंकि मतदान की स्थगित होना नहीं होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां पे कुल कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं चुनाव में। इसलिए इसके बाद के दो स्टेटमेंट को देखिए, क्या बोल रहा है, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। तो अब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई एक ही बचा तो चुनाव कहां से होगा, तब स्थगित होगा। लेकिन दूसरा मतलब कि आपके पास ये जो थर्ड हो गया वो तो सही हो गया। चौथा अगर हम पढ़े, क्या बोल रहा है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष है तो मतदान स्थगित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव फिर तो हो सकता है भाई निष्पक्ष। तो आपका तीसरा और चौथा भी सही है। तो अब हम ऐसे विकल्पों को नीचे की ओर चुनेंगे बेटा जो तीसरा और चौथा हमें सही दिखाए। चलो देख लेते हैं तीसरा और चौथा हमें सही दिखाता है क्या। तो देखिए सी फॉर कैट में थर्ड एंड फोर्थ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो योर आंसर शुड बी 3 एंड 4, सी कैट। आगे के प्रश्न को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए एक अच्छा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। अब हमारे पास 8 स्टेटमेंट दिए हैं, देखो 1 से लेकर के 8। अब इस 1 से लेकर के 8 स्टेटमेंट्स में देखना है कि पंचायत चुनाव से संबंधित कौन कौन से सही है। देखो क्या बोला है, सही क्या है। ठीक, तो ये 1 से लेकर 8 स्टेटमेंट मैं स्क्रीन में रख देता हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है अब आपको। अब हम देखते हैं कौन कौन सा हमारा इससे संबंधित दिखाई देता है। पहला देखो, मैं इधर हट जाता हूँ ताकि स्क्रीन में आपको पढ़ने आसानी हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहला बोल रहा है एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है भाई, सही है। कैसे इसको कहा जाए, तो अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए आप जानते हो, अगर हम बात कर ले छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की, मान लीजिए अगर हम इसकी बात कर ले, क्या कहा मैंने, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। तो उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो उस आधार पर हम ये ले सकते हैं कि अगर राज्यों में हमको निर्वाचन करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको राज्यों में निर्वाचन करना है तो राज्य निर्वाचन आयोग आना चाहिए, जिसके लिए अनुच्छेद मैंने अभी जस्ट हाल ही में आपको बताया था।
243 के। और उस राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक अधिकारी मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त जो राज्यपाल नियुक्ति करता है, ये भी हमने देखा था। अब इसी के साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा आगे जाकर के अगर आप अध्ययन करते हो तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार के या राज्य सरकार से परामर्श करके प्रत्येक जिला में एक जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आपको पता ही है रिटर्निंग अधिकारी मतलब कि उस रिटर्निंग ऑफिसर मतलब कि उस व्यक्ति की बात किया जा रहा है जिसे वहां के चुनाव को देख रेख के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार, अगर मैंने जैसे कि अभी आपको एक आधार बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो आगे आपके पास अब राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श करके प्रत्येक जिला के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी चुनता है। और यही जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है पदेन सदस्य होता है एक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर, मतलब कि पदेन रिटर्निंग अधिकारी होता है। और पदेन रिटर्निंग अधिकारी होने के साथ ही साथ यही जो जिला निर्वाचन अधिकारी की जो प्रथम में हमने बोला वो उनकी और सहायता के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो और परामर्श करेगा और उनके अंतर्गत कुछ और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। वैसे ही एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की भी नियुक्ति की जाती है चुनाव की देखरेख के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी दूसरा हमारा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो अभी मैंने इसे आपको बताया। फोर्थ बोल रहा है रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, अभी मैंने बताया एक से अधिक ये जिला निर्वाचन, क्यों, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी पदेन रिटर्निंग अधिकारी होता है, तो ये अपने नीचे ला सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिफ्थ बोल रहा है नायाब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। हाँ, इसके लिए एक पॉइंट ये रखा गया है कि जो रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पे जो चुनाव निर्वाचित सॉरी अधिकारी जो यहाँ नियुक्त किया जाएगा उसका कम से कम जो पद है वो नायब तहसीलदार का होना चाहिए। तो इस आधार पर जो आपके पास बात कही गई कि नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, सही है। उसके पश्चात अगर आप पढ़ते हो बेटा तो देखो क्या कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन सातवां आप पढ़ोगे तो नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए बोल रहा है, तो जिला पंचायत वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये केवल आपके पास जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसलिए सातवां रॉन्ग है। आठवां अगर आप पढ़ोगे देखो क्या कर रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, तो ये रॉन्ग है। अभी तो आपको बताया गया ना कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने से नीचे भी रिटर्निंग अधिकारियों को ला सकता है। तो सातवां और आठवां जो है वो पूरा क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले से लेकर के छठवां आपका सही है। तो अब आप एक ऐसा स्टेटमेंट देखोगे जो इन पूरे छह के छह स्टेटमेंट को कवर करे। देखा जाए, चलिए कौन सा हो सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, अब ए बी सी और डी हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ देखिए ए में थोड़ी सी त्रुटि है। ये ऑप्शन देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6 आना था, 6। तो ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया है, मतलब कि आयु आपको बतानी है। चार विकल्प आपके सामने हैं, 25 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु और 18 वर्ष की आयु। तो इसका जो आंसर है वो 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है, तब वो लड़ सकता है। अब इससे संबंधित अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें, जहां पर चुनाव लड़ने की बात चल रही, कहां पर, पंचायत का चुनाव, तो हमने मिनिमम वर्ष 21 कह दिया। तो इसके लिए हम कहां से आधार लेंगे, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एफ, एफ क्या कह रहा हूं मैं, 243 एफ। अगर एफ नहीं तो आप च इसे पढ़ते हो। तो भारतीय संविधान के 243 एफ
यह च के अनुसार अगर हम देखें तो हमें पता चलता है चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की बात ये कहता है। ये आधार है, आप याद रखोगे। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहां पर देखो बेटा, दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला बोल रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष। अब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि अभी तो आपने 243F की बात कह करके 21 वर्ष बताया और यहाँ 25 वर्ष बोल रहा है। ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, सेकंड बोल रहा है क्योंकि हमको चुनना क्या था, कौन सा कथन सही है। ठीक, सेकंड बोल रहा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहेगा। भाई तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मान लीजिए अगर 5 वर्ष के वहां पर कार्यकाल दिया गया था निर्वाचन होने के पश्चात पंचायत का, जो उसके प्रथम अधिवेशन से गिना जाता है, अब तीसरे ही साल विधि अनुसार उसे भंग कर दिया गया, तो बचे हुए 2 वर्षों के लिए ही नया निर्वाचन होगा। लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये रहती है कि 6 माह के भीतर आपको चुनाव करवाना है। दूसरा ये भी देखना है कि बचा हुआ शेष जो समय ना 6 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। अगर 6 महीने के से कम है तो आप नहीं करवाओगे फिर, ये याद रखिएगा। ठीक, और अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें कि पंचायत के विघटन की बात कहाँ किया गया है, क्योंकि पंचायत में 21 वर्ष का रहेगा, वो तो 243F की मैंने बात कर दिया। लेकिन अब आपके पास 243E जो है वो विघटन की बात करता है, उसे याद रखेंगे। 243E जिसे हिंदी में अंगा करके आप पढ़ते हो। ये अगर 243E की मैं चर्चा करूं तब जाकर के आपको पता चलेगा कि किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग जो बचा रहता है उस पर ही वो अपना कार्यकाल चला सकता है। तो कहाँ लिखा गया 243E अंगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम क्या ले लेंगे, देखिए बी फॉर बॉल आपको दिखाई दे रहा है केवल 2, तो आपका आंसर आ जाएगा केवल 2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है अब हम उसकी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे 243E पंचायत के शेष अवधि के लिए चुनाव की बात किया था। यहां देखें प्रश्न प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अब वित्त आयोग के गठन की अगर बात चल रही है तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्यों? क्योंकि आपके पास संवैधानिक संशोधन 73वां जो किया गया था 1992, उसके अंतर्गत अगर आप संविधान के भाग 9 में अगर आप जाओगे तो आपके पास 243I दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत आप यह स्टेटमेंट देख सकते हैं। 243I के अनुसार यह कहा गया कि जो राज्य का राज्यपाल होगा वो प्रत्येक 5 वर्ष, मतलब वो कार्यकाल है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग की गठन करेगा। अब वो वित्त आयोग क्या करेगा, फाइनेंशियली या वित्तीय तौर पर एक संबंध बना के रखेगा इनके मध्य, ताकि एक बेहतर कार्य सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है कह रहे हैं, यहां देखो ये पॉइंट, स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे। और अभी तो हमने वित्त आयोग की बात की 243I हमने बात किया। अब यहाँ पे राजस्व बंटवारे की बात चल रही है, तो राजस्व बंटवारे की अगर बात चल रही है
तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ये याद रखना पड़ेगा, अनुच्छेद 243 जो मैंने अभी आपको बताया, क्या देखे हमने, 243 के तहत राज्य वित्त आयोग की गठन कर रहे हैं कौन, राज्यपाल। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, जो फाइनेंशियली वर्कों को पूरा संभाल रहा है। तो एक तो आपके पास आ गया 243। दूसरा अगर बात किया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा कि जो 243 में राज्य वित्त आयोग लाया गया है, उसी का ही तो मुख्य कार्य है कि वो क्या करे, राजस्व बंटवारे का कार्य करे। हाँ, उनकी अगर नियुक्ति की बात करता तो राज्यपाल आता, नियुक्ति की बात करता तो राज्यपाल आता, लेकिन नियुक्ति नहीं बोला ना उसने। उसने बोला कि कौन कार्य करेगा, तो कार्य कौन करता है, राज्य का वित्त आयोग। तो दिस इज योर आंसर 243 आप याद रख लीजिएगा बेटा, 243। ठीक, ये आप याद रखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं कथन क्या कह रहे हैं। यहाँ देखो, कथन कह रहा है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा बोल रहा है, कोई भूमिका नहीं है, ये कथन है। और कारण कह रहा है संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य, ये बात तो हकीकत में सही है भाई कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है, इसलिए तो स्थानीय स्वशासन, चाहे आप शहरों में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की बात कर दो, ग्राम में आप ग्राम पंचायत, आप खंड स्तर पे खंड पंचायत और जिला पंचायत की अगर बात करोगे तो राज्य सरकार का ये मुद्दा होता है, इसके लिए, इसके विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कार्य करवाने की। हालांकि शक्तियां बंटवारा है यहाँ पे अनुसूचित 11 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को, लेकिन वो पूरा पूरा राज्य सरकार के अंतर्गत दिखाई दे रहा था। तो आपका कारण तो सही है, कारण तो सही है। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं। कथन बोल रहा है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, स्थानीय निकाय मतलब कि अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, पंचायत की, तो 3 स्तर, ग्राम लेवल पे, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। या फिर अगर शहरों की अगर बात कर लिया जाए तो शहरों में तो आपको 3 दिखाई देते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नगर पंचायत, है ना। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाती है कि संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, संघीय वित्त आयोग मतलब कि सेंट्रल की आप बात करो बेटा, तो ये स्टेटमेंट ना रॉन्ग है, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो संघीय वित्त आयोग है इसकी भूमिका हमें दिखाई देती है। अब बात उठती है कि सर भूमिका कैसे दिखाई देती है, किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 देखिएगा बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, 280। इस 280 में यह बात कही गई है कि संघीय वित्त आयोग, ध्यान से सुनिएगा, संघीय वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य फाइनेंशियली जो कार्य है उनमें वो सेवाएं प्रदान करता है बेटा। और यहाँ पे तो ये कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका ही नहीं होती, जबकि अनुच्छेद 280 तो कह रहा है क्लियर कि आप केंद्र और राज्य इनके बीच जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको लेकर के वो उसकी भूमिका रहती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमें एक ऐसा चुनना होगा जिसमें कथन गलत हो और कारण नहीं हो। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा स्टेटमेंट आएगा आपका। देखो, डी फॉर डॉग आपको दिखाई दे रहा है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सत्य है, तो आप इसको चुन लोगे बेटा डी फॉर डॉग को। ओके, डी फॉर डॉग इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, फिर से कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। देखिए, कथन और कारण, निम्नलिखित काव्यों पर विचार कीजिए
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया गया, कारण दिया गया, पढ़ लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए क्या कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो क्या ये सही है? राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ है। अभी तो हमने देखा था किस अनुच्छेद के तहत हमने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग की बात, अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे, याद करिए। जिसकी जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास मैंने बताया था कि आप याद रख लोगे, जैसे कि अनुच्छेद 243 आई, है ना? क्या कहा था मैंने? अनुच्छेद 243 आई, जहां पर नहीं आई तो आपके पास वित्त आयोग था, सॉरी। अनुच्छेद 243 आई जो था वो वित्त आयोग था, जिसमें राज्यपाल हर 5 वर्षों के लिए करता है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की बात चल रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बेटा आपके पास 243 के की बात थी, याद रखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं? 243 के, आई नहीं बेटा, आई नहीं, आई तो वित्त आयोग के लिए था। तो 243 के जो है वो क्या देगा? राज्य निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकरण तो बना रहा है ना। फिर जहाँ के आयुक्त की नियुक्ति फिर राज्यपाल करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो कथन है वो तो हमारा सही हो गया, क्योंकि हमारे पास आधार मिल गया 243 के, जो कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। अब हम बात करेंगे कारण को। चलो कारण को पढ़ लिया जाए, कारण क्या कह रहा है, उसके पश्चात फिर हम देखेंगे कि हमारा सही या गलत क्या होता है। कारण अगर बात किया जाए बेटा, तो चलो कारण के बारे पढ़िए। कारण कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। क्या कह रहे हैं? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, कारण में कह रहा है। अब कारण में अगर ये बात कही जा रही है बेटा, तो सीधी सीधी बात है ये आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तो आपने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग को 243 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर सामने लाया गया है ताकि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए। तो निष्पक्ष चुनाव करवाने का यहाँ पर जो आपके पास आधार दिया गया वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। इसलिए यहाँ पर बेटा हमें भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आप ये कह सकते हो कि अगर वो पंचायत के चुनाव की बात हो या शहरों में चुनाव की बात हो बेटा, यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग की हमें कोई भी भूमिका दिखाई नहीं देती 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसलिए आपका कारण जो है वो गलत है, कथन जो है आपका सही है। तो आप किस ऑप्शन को चुनोगे? जहां पर आपके पास ए सही हो और आर गलत हो। देखते हैं हमारे पास क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए डी फॉर डॉग आपको दिख रहा है, डी फॉर डॉग, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ओके चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए ठीक, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न को लेकर के मैं रोजाना आता रहूंगा। अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगे तो अपना कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, विल मीट यू अगेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।